हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम रूह का सौदा एक रोमांटिक प्रेम कहानी का तीसरा भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। डाइनिंग हॉल की विशाल नक्काशीदार छत के नीचे पसरा हुआ सन्नाटा इतना दम घुटू था कि वहां खड़ी मन्नत को अपनी ही छाती के भीतर धड़कता हुआ दिल किसी ढोल की तरह बजता हुआ महसूस हो रहा था। इटालियन मार्बल के ठंडे फर्श पर बिखरे हुए कांच के वो अनगिनत बारीक टुकड़े सुबह की तीखी सुनहरी धूप में इस तरह चमक रहे थे मानो वे रणविजय सिंह शेखावत के उस भयानक हिंसक गुस्से के साक्षात गवाह हों जिसने पल भर में पूरे आलीशान शेखावत खानदान की जुबान पर हमेशा हमेशा के लिए ताले लगा दिए थे। मेज पोस्ट पर बिखरा हुआ पानी और उस बिखरे पानी के बीच रिसता हुआ सुर्ख लाल खून, यह नज़ारा इतना खौफनाक था कि डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द बैठे खानदान के किसी भी रसूखदार सदस्य में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी नजरें उठाकर सामने खड़े उस शख्स का सामना कर सके। रणविजय की भारी नसों से उभरी हुई दाहिनी हथेली अब भी मेज के कोनों पर मजबूती से टिकी हुई थी। शीशे का वह भारी ग्लास उसकी उंगलियों के भयानक दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसके हाथ के अंदर ही चकनाचूर हो गया। कांच का एक नुकीला टुकड़ा उसकी हथेली के बीचों बीच गहरे तक धंस चुका था, जहां से गाढ़ा चटक लाल खून लगातार टपक रहा था। खून की वे बूंदें जब सफेद मखमली मेज पोस्ट पर गिर रही थी तो वहां गहरे लाल रंग के धब्बे बन रहे थे, जो देखने में बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे कुछ दिनों पहले रणविजय ने मन्नत की मांग में जबरदस्ती सिंदूर भरा था। लेकिन रणविजय के चेहरे पर उस गहरी चोट, उस असहनीय दर्द का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी आंखों में इस वक्त जो सुलगती हुई हिंसक लाली थी, उसके सामने शरीर का कोई भी दर्द बेहद मामूली था। उसके जबड़े इतनी बेरहमी से भींचे हुए थे कि उसकी कनपटी की नसें साफ उफर आई थी। उसकी गहरी काली और डरावनी आंखें सीधे अपने सगे चाचा विक्रम सिंह शेखावत के चेहरे पर पड़ गड़ी हुई थी। विक्रम सिंह, जो कुछ ही पल पहले मन्नत के मध्यम वर्गीय बैकग्राउंड, उसकी सादगी और उसकी बीमार माँ के नाम पर डाइनिंग टेबल पर बैठकर फप्तियां कर कस रहे थे, इस वक्त अपनी आलीशान मखमली कुर्सी पर ऐसे दुबक कर बैठे थे जैसे किसी पिंजरे में बंद कैदी हो। उनकी आंखों का वह घमंड, वह खानदानी गुरूर पल भर में हवा हो चुका था। वे जानते थे कि रणविजय कोई मामूली इंसान नहीं है। वह शेखावत इंडस्ट्रीज का वह बेताज बादशाह है जिसके एक इशारे पर बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने तबाह हो जाते हैं और जिसके गुस्से का सामना करने का मतलब है सीधे मौत को दावत देना। मैंने कहा। आज के बाद रणविजय की आवाज़ उस विशाल हॉल की ऊंची ऊंची दीवारों से टकरा कर दोबारा गूंजी। उसकी आवाज़ में कोई चीख पुकार नहीं थी, कोई चिल्लाहट नहीं थी। वह बेहद धीमी, शांत, लेकिन किसी धारदार खंजर जैसी नुकीली और जानलेवा थी। इस घर की चौखट के भीतर या इस पूरी दुनिया के किसी भी कोने में अगर किसी ने भी मन्नत मल्होत्रा शेखावत के वजूद पर, उसकी परवरिश पर या उसके अतीत पर उंगली उठाने की मामूली से भी जुर्रत की, तो यह बात अपने पक्के जहन में बिठा लेना कि रणविजय सिंह शेखावत इतिहास दोहराने में और अपनों का ही खून बहाने में एक पल का भी वक्त नहीं लेगा। यह औरत सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है, यह मेरी जागीर है, मेरी रूह है और इसकी तरफ उठी हर उंगली को मैं जड़ से काटने का दम रखता हूँ। विक्रम सिंह ने डर के मारे अपना थूक गटका। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। उन्होंने बेहद बेबसी और उम्मीद से डाइनिंग टेबल पर बैठे परिवार के बाकी बड़ों, अपनी पत्नी और भाई की तरफ देखा कि कोई तो आगे आए, कोई तो रणविजय के इस पागलपन को शांत करे। लेकिन पूरे खानदान ने अपनी नजरें फर्श की तरफ झुका ली थी। इस घर का, इस साम्राज्य का केवल एक ही कानून था, एक ही भगवान था और एक ही शैतान था, और वह था रणविजय। मन्नत वहीं खड़ी अपनी जगह पर पूरी तरह जड़ हो चुकी थी। उसके घुटनों तक लंबे घने रेशमी काले बाल उसके नाजुक कंधे से फिसलते हुए आगे की तरफ गिर रहे थे, जिससे उसका आधा मासूम चेहरा छिप गया था। उसके बाएं पैर में बंधी वह सोने की भारी पायल, जिसके भीतर छुपा हुआ वह आधुनिक मिनी जीपीएस ट्रैकर उसे हर पल उसकी गुलामी, उसकी मजबूरी और उसके कैदी होने का एहसास कराता था। इस वक्त फर्श के ठंडे मार्बल को छूकर उसकी कांपती हुई उंगलियों
उंगलियों को और ज़्यादा सुन्न कर रही थी। उसकी हिरनी जैसी बड़ी, गहरी और खूबसूरत आंखों में खौफ का एक ऐसा समंदर हिलोरे ले रहा था जिसमें उलझन की गहरी लहरें उठ रही थी। मन्नत का दिमाग इस वक्त पूरी तरह सुन्न हो चुका था। वह अपने भीतर चल रहे विचारों की झंझावत को संभाल नहीं पा रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि सामने खड़े इस खौफनाक इंसान को वह किस तराजू में तौले, इसे किस नाम से पुकारे। यह वही शख्स था जिसने कुछ दिन पहले उसे उसकी माँ के अस्पताल के बिस्तर से उसकी ज़िंदगी से जबरन छीन लिया था। यह वही जल्लाद था जिसने उसकी माँ की गिरती हुई सेहत, उसके वेंटिलेटर के लाइव फुटेज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके उसे इस सुनहरे पिंजरे में कैद होने पर मजबूर किया था। इसी इंसान ने उसकी हथेली के बीचों बीच जबरदस्ती अपना नाम लिखा था। उसकी रजामंदी के बिना उसकी मांग को अपने नाम के खून जैसे लाल सिंदूर से भर दिया था। उसकी नज़रों में रणविजय उसकी जिंदगी को तबाह करने वाला, उसके आत्मसम्मान को कुचलने वाला सबसे बड़ा राक्षस था। लेकिन आज इसी डाइनिंग टेबल पर नज़ारा कुछ और था। आज जब अब उसके अपने ही ससुराल वाले, जो खुद को बहुत ऊंचे खानदान का समझते थे, मन्नत को नीचा दिखा रहे थे, उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे, तब उनकी जुबानों को खींचने के लिए, मन्नत के सम्मान की रक्षा करने के लिए यही राक्षस सबसे बड़ी ढाल बनकर खड़ा हो गया था। उसने पूरी दुनिया के सामने, अपने पूरे खानदान के सामने मन्नत को वह दर्जा, वह सम्मान और वह खौफनाक सुरक्षा दी थी जिसकी कल्पना भी मन्नत ने कभी सपने में नहीं की थी। मन्नत के मन में एक अजीब सी कसमकस चल रही थी। जो इंसान उसकी आज़ादी का सबसे बड़ा कातिल है, जो उसकी रूह का सौदागर है, वही आज उसके सम्मान का सबसे बड़ा रक्षक कैसे बन गया। यह कैसा जुनूनी पागलपन से भरा प्यार था जो उसे खुद को हर तरह से प्रताड़ित करना चाहता था, उसे अपनी शर्तों पर चलाना चाहता था, लेकिन दुनिया की किसी भी दूसरी नज़र को उसे छूने तक की इजाज़त नहीं देता था। रणविजय ने एक लंबी, गहरी और भारी सांस ली। उसकी चौड़ी छाती गुस्से के मारे अब भी ऊपर नीचे हो रही थी। उसने अपनी जलती हुई आंखें चाचा विक्रम सिंह के चेहरे से हटाई और सीधे मन्नत के चेहरे पर टिका दी। जैसे ही उसकी नज़रें मन्नत की उस डरे हुए, मासूम और कांपते हुए वजूद पर पड़ी, रणविजय की आंखों की वह हिंसक, जानलेवा लाली पल भर में एक अजीब, गहरे, पजेसिव और अधिकार जताने वाले सूनेपन में बदल गई। उसकी आंखों का वह हिंसक तूफान मानो मन्नत को देखते ही थम सा गया हो, लेकिन उस थमे हुए तूफान के पीछे का पागलपन अब भी उतना ही गहरा था। रणविजय ने अपनी घायल हथेली, जिससे लगातार खून बह रहा था, उसकी कोई परवाह नहीं की। उसने अपना वह भारी मजबूत हाथ आगे बढ़ाया और मन्नत की बेहद नाजुक कलाई को अपनी उंगलियों की मजबूत गिरफ्त में ले लिया। जैसे ही उसकी गर्म और खून से सनी उंगलियों का स्पर्श मन्नत की ठंडी त्वचा से हुआ, मन्नत के पूरे शरीर में एक सिरहन दौड़ गई। उसकी पकड़ इतनी पक्की थी कि मन्नत चाहकर भी अपना हाथ छुड़ा नहीं सकती थी, लेकिन उस पकड़ में मन्नत को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। उसमें सिर्फ एक ही बात का एहसास था, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। चलो, रणविजय ने बेहद धीमी लेकिन हुक्म भरी आवाज में कहा। उसने मन्नत को अपनी तरफ खींचा और बिना पीछे मुड़े डाइनिंग हॉल से बाहर जाने वाले गलियारे की तरफ कदम बढ़ा दिए। जब वे दोनों आगे बढ़ने लगे तो मन्नत के पैरों में बंधी सोने की भारी पायल की रुंझुन आवाज उस पूरी तरह खामोश हो चुके हॉल में किसी मंदिर की घंटे की तरह गूंजी, जो हर किसी को यह याद दिला रही थी कि शेखावत साम्राज्य की नई मालकिन का वजूद इस घर में क्या है। रणविजय मन्नत को लगभग खींचते हुए उस विशाल आलीशान हवेली के लंबे गलियारे की तरफ ले जा रहा था, जो सीधे उनके बेडरूम की तरफ जाता था। पीछे डाइनिंग हॉल में छूट गए थे कांच के वे बिखरे हुए टुकड़े, सफ़ेद मेजपोश पर लगा उसका अपना खून और डर के मारे थर थर कांपता हुआ शेखावत परिवार, जो अब यह अच्छी तरह जान चुका था कि मन्नत से दुश्मनी मोल लेने का मतलब सीधे रणविजय की दुश्मनी मोल लेना है। गलियारे की दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स और आलीशान झाड़ फानूस उनके ऊपर से गुजर रहे थे, लेकिन मन्नत का ध्यान सिर्फ रणविजय की उस कलाई पर था, जिससे खून की बूंदें अब मार्बल के फर्श पर टपक रही थी। हर कदम के साथ फर्श पर खून का एक नया निशान बन रहा था। मन्नत के पैर जैसे भारी हो रहे थे। वह उसके पीछे पीछे चलने पर मजबूर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस इंसान से नफरत करे या उसके इस रूप को देखकर अपने दिल के किसी कोने में छुपी उस अजीब सी भावना को समझने की कोशिश करे, जो इस वक्त खौफ के रूप में बाहर आ रही थी। जैसे ही वे उनके विशाल
महोगनी लकड़ी के भारी दरवाजे वाले बेडरूम के अंदर पहुंचे। रणविजय ने अपने बाएं हाथ से दरवाजा अंदर से बंद किया और उसे लॉक कर दिया। उस भारी दरवाजे के बंद होने की आवाज से मन्नत को एक बार फिर हकीकत के धरातल पर लाकर पटक दिया। वह अब फिर से उस इंसान के साथ एक बंद कमरे में अकेली थी जो उसका सब कुछ छीन चुका था। रणविजय ने मन्नत की कलाई को छोड़ा, लेकिन वह उनसे दूर नहीं हटा। वह उसके बिल्कुल करीब, उसकी 5 फीट 4 इंच की हाइट के सामने अपने 6 फीट 2 इंच के विशाल और मजबूत शरीर के साथ एक चट्टान की तरह खड़ा हो गया। उसके शरीर से उठने वाली उस महंगी मस्क कोलोन की खुशबू और खून की तीखी गंध मिलकर कमरे की हवा को भारी बना रही थी। मन्नत ने डरते हुए अपनी हिरनी जैसी आंखें उठाई और रणविजय के चेहरे की तरफ देखा। रणविजय का चेहरा इस वक्त बिल्कुल शांत था, जैसे डाइनिंग हॉल में कुछ हुआ ही ना हो। उसने अपनी उस घायल हथेली को देखा जिससे अभी खून बह रहा था, और फिर बिना कुछ बोले कमरे के कोने में रखे आलीशान सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने अपनी पीठ को सोफे से टिकाया और अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। लेकिन उसका यह शांत रूप भी मन्नत के लिए किसी आने वाले तूफान से कम डरावना नहीं था। कमरे में केवल दीवार पर लगी घड़ी की सुइयों की टिक टिक आवाज आ रही थी। मन्नत चुपचाप कमरे के बीचों बीच खड़ी रही। उसका स्वाभिमान उसे कह रहा था कि वह चुप रहे, इस इंसान को उसी के दर्द में तड़पने दे, क्योंकि इसने उसे इससे कहीं ज्यादा गहरे जख्म दिए हैं। लेकिन उसका यह मासूम संवेदनशील दिल, जिसने कभी किसी को तड़पते हुए नहीं देखा था, रणविजय के हाथ से लगातार बहते उस खून को देखकर अंदर ही अंदर कांप रहा था। वह जानती थी कि यह चोट रणविजय को उसकी वजह से ही लगी है, उसका सम्मान बचाने के लिए लगी है। मन्नत ने अपनी सूखी हुई जीभ से अपने होठों को छुआ। उसकी आवाज जैसे उसके गले में ही कहीं फंस गई थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपने कांपते कदमों को आगे बढ़ाया और कमरे में बने अटैच्ड वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, जहां फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ था। जब वह चल रही थी तो उसकी पायल की आवाज ने रणविजय की बंद आंखों के पीछे एक अजीब सी हरकत पैदा की, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वह बस मन्नत की आहट को, उसके हर एक कदम की दूरी को महसूस कर रहा था, जो उसके इस जुनूनी वजूद की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। मन्नत वॉशरूम से सफेद रंग का फर्स्ट एड बॉक्स और एक साफ तौलिया लेकर बाहर आई। उसके कदम बेहद धीमे थे, जैसे वह खुद को उस आग के पास ले जा रही हो जो उसे कभी भी जलाकर राख कर सकती है। वह सोफे के पास पहुंची और रणविजय से कुछ दूरी पर फर्श पर ही अपने घुटनों के बल बैठ गई। उसने फर्स्ट एड बॉक्स को साइड में रखा और बेहद हिचकिचाते हुए अपना कोमल नाजुक हाथ रणविजय की उस भारी खून से सनी कलाई की तरफ बढ़ाया। जैसे ही मन्नत की उंगलियों का हल्का सा सिरहन भरा स्पर्श रणविजय के हाथ से हुआ, रणविजय ने अपनी घनी पलकें उठाई। उसकी वे गहरी काली आंखें सीधे मन्नत के मासूम चेहरे पर आकर टिक गई। उन आंखों में इस वक्त कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी अजीब सूखी और जुनूनी तड़प थी जिसे देखकर मन्नत ने डर के मारे अपनी नजरें नीचे झुका ली। वह रणविजय की आंखों में देखने का साहस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वे आंखें उसकी आत्मा के भीतर तक झांक लेने की ताकत रखती थी। मन्नत ने बिना कुछ बोले बेहद सावधानी से साफ तौलिए से रणविजय की हथेली के ऊपर जमे हुए खून को साफ करना शुरू किया। जब उसका हाथ कांच के उस नुकीले टुकड़े के पास पहुंचा तो त्वचा के अंदर धंसा हुआ था। तो मन्नत ने अपने हाथ तो मन्नत के अपने हाथ कांपने लगे। उसे डर था कि कहीं वह उसे और ज्यादा दर्द न पहुंचा दे। दर्द हो रहा है। मन्नत की आवाज इतनी धीमी और महीन थी कि वह खुद भी बमुश्किल सुन पाई। शादी के बाद यह पहली बार था जब उसने रणविजय से इस तरह बिना किसी गुस्से या नफरत के एक सामान्य इंसान की तरह बात करने की कोशिश की थी। मन्नत के मुंह से निकले इन दो शब्दों ने रणविजय के भीतर जैसे किसी सोए हुए ज्वालामुखी को जगा दिया। उसके होठों पर एक बेहद हल्की, डरावनी लेकिन आत्मसंतुष्टि से भरी मुस्कान उभर आई। उसने अपनी घायल हथेली की परवाह किए बिना झटके से अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और मन्नत की ठोंडी को अपनी उंगलियों के बीच जकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठा दिया, ताकि वह सीधे उसकी आंखों में देख सके। दर्द। रणविजय की आवाज बेडरूम की खामोशी में किसी गहरी गूंज की तरह फैली। मन्नत, इस शरीर को कोई दर्द छू भी नहीं सकता जब तक तुम्हारी ये आंखें मुझे इस तरह देख रही हैं। मेरे लिए दर्द वो नहीं है जो इस कांच से मुझे मिला है। मेरे लिए दर्द वो था जब उस डाइनिंग टेबल पर उन दो कौड़ी के लोगों ने तुम्हारी तरफ आंख उठाने की जरूरत की थी। तुम्हारी आंखों में ये जो खौफ है, ये जो उलझन है, ये मुझे और ज्यादा दीवाना बनाती है। मन्नत ने अपनी टुंडी को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रणविजय की उंगलियों का दबाव थोड़ा और बढ़ गया। वह उसे चोट नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन वह उसे अपने से दूर जाने की इजाजत भी नहीं दे रहा था। तुम क्यों करते हो ऐसा?
मन्नत की आंखों में आंसू झलक आए जो उसकी पलकों को भिगो रहे थे। तुम मुझसे नफरत क्यों नहीं करते? तुमने मुझे कैद कर रखा है, मेरी माँ की जिंदगी को अपने हाथ में ले रखा है, मुझे अपनी मर्जी से जीने का कोई हक नहीं दिया। तुम एक जल्लाद हो रणविजय। फिर आज 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 सबके सामने तुमने मेरा साथ क्यों दिया? क्यों अपनी जान की परवाह किए बिना उस कांच को अपने हाथ में तोड़ लिया? मन्नत का ये सवाल उस सदमे और उलझन का नतीजा था जो सुबह से उसके भीतर पल रहा था। वह उस इंसान की सुरक्षा को स्वीकार नहीं कर पा रही थी जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। रणविजय ने मन्नत की ठुंडी को छोड़ा और आगे झुककर मन्नत के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया। उनके बीच की दूरी इतना कम थी कि मन्नत रणविजय की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। उसकी आंखों का जुनून इस वक्त अपने चरम पर था। क्योंकि तुम मेरी हो मन्नत मल्होत्रा शेखावत। रणविजय ने मन्नत के चेहरे पर गिरते हुए बालों की एक लट को बेहद कोमलता से अपनी उंगली के पीछे करते हुए कहा। उसकी उंगली पर लगा थोड़ा सा खून मन्नत के गाल पर एक लाल लकीर की तरह छप गया जो देखने में किसी मांग के सिंदूर जैसा ही पवित्र और खौफनाक लग रहा था। तुम्हें तकलीफ देने का, तुम्हें रुलाने का और तुम्हें बर्बाद करने का हक भी सिर्फ और सिर्फ इस रणविजय का है। दुनिया का कोई भी दूसरा इंसान तुम्हारी तरफ ठंडी सांस भी नहीं ले सकता। अगर कोई तुम्हें दर्द देगा तो उसे मिटाने से पहले मैं खुद को मिटा दूंगा। तुम मेरी वो लत हो जिसे मैं छोड़ना भी चाहूँ तो मौत ही मुझे तुमसे अलग कर सकती है। उसकी बातें मन्नत के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। वह समझ चुकी थी कि रणविजय का यह जुनून किसी आम इंसान के प्यार जैसा नहीं था। यह एक डार्क पेशेवर पूरी तरह से हावी हो जाने वाला पागलपन था जहां वह मन्नत को पूरी दुनिया से छुपाकर सिर्फ अपने साये में रखना चाहता था। मन्नत ने अपनी नज़र झुका ली और बिना कोई जवाब दिए दोबारा फर्स्ट एंड बॉक्स की तरफ ध्यान लगाने लगी। उसने चिमटी उठाई और बेहद संभल कर अपनी सांसें रोककर रणविजय की हथेली में धंसे कांच के उस नुकीले टुकड़े को पकड़ा। उसने एक झटके से उस टुकड़े को बाहर खींच लिया। कांच के बाहर आते ही खून का एक नया फव्वारा फूटा, लेकिन रणविजय के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं आई। उसने अपनी आंखें बंद भी नहीं की। वह बस लगातार मन्नत के उस मासूम चेहरे को, उसकी कांपती हुई पलकों को और उसकी फिक्र को देख रहा था जो चाहकर भी अपनी नफरत के पीछे छिप नहीं पा रही थी। मन्नत ने जल्दी से घाव पर एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाया जिससे रणविजय के हाथ में तेज जलन हुई होगी, लेकिन उसने केवल अपनी मुट्ठी को थोड़ा और भींच लिया। मन्नत ने मलम लगाकर सफ़ेद पट्टी को रणविजय के हाथ पर पूरी मजबूती और सलीके से लपेट दिया। जब पट्टी बन चुकी थी तो मन्नत ने राहत की एक सांस ली और पीछे हटने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह फर्श से उठ पाती रणविजय ने अपनी पट्टी बंधी हथेली से ही झटके से मन्नत की कमर में अपना हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया। मन्नत सीधे रणविजय की चौड़ी मजबूत छाती से जा टकराई। उसके दोनों हाथ रणविजय के कंधों पर टिक गए और उसकी पायल की रुनझुन आवाज कमरे में एक बार फिर गूंज उठी। कहाँ जा रही हो? रणविजय की आवाज में एक अजीब सी मादकता और अधिकार था। मुझे 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 नीचे जाना है। पहली रोज रसोई की रस्म वो अधूरी रह गई थी। मुझे बर्तन साफ करने होंगे। माँ जी को। मन्नत ने घबराते हुए बहानों का सहारा लिया। उसका दिल रणविजय की छाती के नीचे इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे डर था कहीं रणविजय उसकी इस घबराहट को पूरी तरह पढ़ ना ले। नीचे कोई नहीं जाएगा। रणविजय ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ को और कसते हुए कहा। उसकी आंखें मन्नत के उस गुलाबी कांपते हुए होठों पर टिक गई थी जो इस वक्त डर के मारे थोड़े खुले हुए थे। आज के बाद तुम उस डाइनिंग हॉल में तब तक कदम नहीं रखोगी जब तक मैं तुम्हारे साथ ना हूँ। और रसोई की रस्म, शेखावत इंडस्ट्रीज के मालिक को किसी के लिए खाना बनाने या उनकी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ रहोगी मेरे पास, मेरी नज़रों के सामने। रणविजय प्लीज मुझे छोड़ो। मन्नत ने उसके सीने पर अपनी हथेलियों से दबाव डालते हुए पीछे हटने की कोशिश की। तुम हर वक्त मुझे इस तरह कैद नहीं रख सकते। मैं तुम्हारी पत्नी बनी हूँ, तुम्हारी कैदी नहीं। मेरे लिए दोनों एक ही बात है मन्नत। रणविजय ने उसके चेहरे की ओर करीब आकर कहा। तुम मेरी पत्नी भी हो और मेरे इस दिल की सबसे खूबसूरत कैदी भी। और इस पिंजरे की चाबी मैंने बहुत पहले ही समंदर में फेंक दी है। मन्नत ने उसकी आंखों में उस अडिग फैसले को देखा और समझ गई कि इस वक्त उसे बहस करना पूरी तरह बेकार है। वह चुप हो गई। उसका शरीर ढीला पड़ गया। रणविजय ने उसकी इस हार को महसूस किया और उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि की भावना आ गई। उसने मन्नत को सोफे से उठाया और सीधे कमरे के उस विशाल किंग साइज बेड की तरफ ले गया। उसने मन्नत को बिस्तर पर बिठाया और खुद उसके बगल में लेट गया। उसने मन्नत के सिर को अपनी छाती से सटा लिया
बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने सुहाग रात को किया था। उसका एक हाथ मन्नत के लंबे घने बालों को सहला रहा था, जबकि दूसरा हाथ उसकी कमर पर लिपटा हुआ था। मन्नत चुपचाप बिना किसी विरोध के उसके सीने से लगी रही। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहकर रणविजय की शर्ट को भिगो रहे थे। वह सोच रही थी कि सुनहरी जेल की दीवारें कितनी ऊंची हैं। एक तरफ उसकी बीमार माँ की जिंदगी की डोर इस इंसान के हाथ में थी, और दूसरी तरफ यह इंसान खुद उसके सम्मान के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार था। यह नफरत और सुरक्षा का कैसा ताना बाना था, जिसमें वह हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा उलझती जा रही थी। क्या वह कभी इस इंसान के इस डार्क जुनून से आजाद हो पाएगी, या फिर धीरे धीरे वह भी इस पागलपन का हिस्सा बन जाएगी। कमरे के बाहर दोपहर ढलने लगी थी, लेकिन उस बंद कमरे के भीतर वक्त जैसे ठहर गया था। रणविजय मन्नत को अपने साय में समेटे अपनी घायल हथेली के दर्द को भूलकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और कीमती अमानत को अपने सीने से लगाए बैठा था, यह जानते हुए कि मन्नत भले ही आज उससे नफरत करती हो, लेकिन उसका वजूद अब हमेशा के लिए रणविजय शेखावत के नाम की मेहंदी और सिंदूर के रंग में रंग चुका है। कमरे की भीतर की हवा धीरे धीरे भारी होती जा रही थी। दोपहर की तीखी धूप अब ढलकर हल्की सुनहरी रंगत में बदल चुकी थी, जो खिड़की के महंगे रेशमी पर्दों को पार करती हुई बिस्तर के कोने पर सोई मन्नत के चेहरे को छू रही थी। मन्नत की आंखें बंद थी, लेकिन उसकी सांसों में अब भी वह ठहराव नहीं था जो एक सुकून की नींद में होता है। उसका मासूम चेहरा रणविजय की चौड़े और फौलादी सीने पर टिका था। रणविजय की गहरी काली आंखें खुली हुई थी। वह बिना अपनी पलकें झपकाए लगातार मन्नत के उस शांत वजूद को देख रहा था, मानो वह इस दुनिया की सबसे कीमती और नायाब अमानत हो, जिसे उसने अपनी पूरी ताकत और बेरहमी से हासिल किया था। रणविजय की पट्टी बंधी हथेली, जिसमें थोड़ी देर पहले मन्नत ने खुद अपने हाथों से कांच का टुकड़ा निकालकर मलहम लगाया था, मन्नत की पतली कमर पर कसकर टिकी हुई थी। घाव में अब एक भी हल्की सी सुलगती हुई जलन थी, लेकिन रणविजय के चेहरे पर उस दर्द का कोई एहसास तक नहीं था। उसके लिए इस दुनिया का सबसे बड़ा सुकून इस वक्त उसकी बाहों में कैद था। मन्नत की घुटनों तक लंबे घने काले बालों की लटें बिस्तर पर इस तरह बिखरी हुई थी मानो कोई रेशमी जाल हो। रणविजय ने अपनी उंगलियों को उन बालों के बीच फंसाया और उन्हें धीरे धीरे सहलाने लगा। उसके होठों पर एक बहुत ही हल्की डार्क और आत्मसंतुष्टि से भरी मुस्कान थी। वह जानता था कि मन्नत उससे नफरत करती है। वह जानता था कि वह यहाँ सिर्फ अपनी माँ की मजबूरी की वजह से बंधी है, लेकिन रणविजय सिंह शेखावत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे मन्नत का शरीर, उसकी रूह, उसकी नफरत और उसकी हर एक सांस सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए चाहिए थी। मन्नत ने नींद में ही एक गहरी सिसकी ली और उसका शरीर थोड़ा सा कांपा। उसके बाएं पैर में बंधी वह सोने की भारी पायल, जिसके भीतर छुपा हुआ मिनी जीपीएस ट्रैकर हर एक पल शेखावत इंडस्ट्रीज के सर्वर रूम से जुड़ा रहता था। बिस्तर के मखमली गद्दे से रगड़ खाकर हल्की सी रुनझुन आवाज कर उठी। वह आवाज रणविजय के कानों में किसी संगीत की तरह घुली। उसने मन्नत को अपनी तरफ थोड़ा और खींच लिया, जिससे उनके बीच का फासला पूरी तरह खत्म हो गया। तभी रणविजय के सिल्क के कुर्ते की जेब में रखा उसका पर्सनल फोन पूरी मजबूती से वाइब्रेट करने लगा। रणविजय की भावें पल भर में तन गई। उसने बेहद सावधानी से, ताकि मन्नत की नींद में खलल ना पड़े, अपने हाथ को उसकी कमर से हटाया और फोन बाहर निकाला। स्क्रीन पर उसके वफादार बॉडीगार्ड और शेखावत साम्राज्य के सिक्योरिटी हेड रुद्र का नाम चमक रहा था। विजय ने एक बार मन्नत के चेहरे को देखा, उसके माथे को अपने होठों से छुआ और फिर बेहद खामोशी से बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसके भारी कदम मार्बल के फर्श पर बिना किसी आवाज के बढ़े और वह कमरे के कोने में बनी आलीशान स्टडी टेबल के पास जाकर रुक गया। उसने कॉल रिसीव की और फोन को अपने कॉल से लगाया। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह ठंडी और किसी धारदार खंजर जैसी नुकीली थी। बोलो रुद्र। सर, शेखावत इंडस्ट्रीज के दिल्ली वाले मुख्य सर्वर पर एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है। दूसरी तरफ से रुद्र की आवाज़ में एक अजीब सा तनाव और हड़बड़ाहट थी, जो आमतौर पर उसकी आवाज़ में कभी नहीं होती थी। हैकर्स हमारी उस गुप्त कॉर्पोरेट्स फाइल और नए प्रोजेक्ट्स के ब्लूप्रिंट्स को टारगेट कर रहे हैं, जो हमारी कंपनी का भविष्य तय करने वाले हैं। हमारी इंटरनल आईटी टीम ने फिलहाल के लिए फायरवॉल को होल्ड पर रख दिया है, लेकिन वे आपकी डिजिटल की और आपकी मौजूदगी के बिना पूरे सिस्टम को रीबूट नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति गंभीर है सर, आपको तुरंत हेड ऑफिस पहुंचना होगा। यह सुनते ही रणविजय के जबड़े भींच गए। उसकी आंखों में पल भर
पहले मन्नत के लिए जो कोमलता थी वह पूरी तरह गायब हो चुकी थी और उसकी जगह शेखावत इंडस्ट्रीज के उस बेरहम किंग का खौफनाक रूप आ चुका था जिसकी सल्तनत पर आंख उठाने की जरूरत इस पूरे देश में किसी की नहीं थी। उसकी कनपट्टी की नसें गुस्से के मारे उभर आई। वह अच्छी तरह जानता था कि शहर में इस कारपोरेट की दुनिया में किसके भीतर इतनी हिम्मत हो सकती है जो सीधे शेखावत साम्राज्य के सर्वर में सेंध लगाने की कोशिश करे। वह कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा बिजनेस प्रतिद्वंदी अविनाश सिंघानिया था। सिंघानिया ग्रुप्स काफी समय से रणविजय के नए मल्टी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट को हथियाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। गाड़ी निकालो, मैं 5 मिनट में नीचे आ रहा हूँ। रणविजय ने बिना किसी हिचकिचाहट के हुक्म दे दिया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसने मुड़कर बिस्तर की तरफ देखा जहाँ मन्नत अब भी सोई हुई थी। रणविजय ने अपनी अलमारी से अपना ब्लैक अलमारी अरमानी सूट निकाला। उसने अपनी घायल हथेली की पट्टी को थोड़ा और कसा, अपनी आस्तीन के बटन बंद किए और सूट पहन लिया। वह वापस बिस्तर के पास आया। मन्नत के चेहरे पर गिरती बालों की लट को उसने पीछे किया। मुझे एक जरूरी काम से ऑफिस जाना पड़ रहा है मन्नत, रणविजय ने बेहद धीमी लेकिन हुक्म भरी आवाज में कहा, मानो मन्नत नींद में भी उसकी बात सुन रही हो। लेकिन याद रखना, तुम इस कमरे से बाहर कदम नहीं रखोगी। नीचे डाइनिंग हॉल में आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद इस घर का कोई भी सदस्य तुम्हारी परछाई को भी छूने की कोशिश करे। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो दाई माँ को बुला लेना। पैर के इस पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। उसने मन्नत के गाल को अपनी हथेलियों से हल्का सा छुआ, फिर भारी कदमों से चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजे के बंद होने और बाहर से लॉक होने की भारी आवाज पूरे बेडरूम में गूंज उठी। जैसे ही दरवाजे के लॉक होने की आवाज आई, बिस्तर पर सोई मन्नत की आंखें पल भर में खुल गई। वह सोई नहीं थी, वह काफी देर पहले ही जाग चुकी थी। लेकिन रणविजय की उस खौफनाक और दमघोंटू पकड़ से बचने के लिए वह चुपचाप अपनी आंखें बंद किए सोने का नाटक कर रही थी। रणविजय के जाते ही उसने एक लंबी गहरी राहत की सांस ली। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, मानो वह किसी गहरे दलदल से बाहर निकली हो। मन्नत बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसके पैर की घायल की रुंझुन आवाज कमरे के सन्नाटे को चीरने लगी। उसने कमरे की उस विशाल आलीशान कांच की खिड़की की तरफ देखा जहां से नीचे का मुख्य प्रवेश द्वार साफ दिखाई देता था। उसने देखा कि रणविजय की ब्लैक रॉयल बड़ी तेजी से मैंसन के बाहर लोहे के गेट से बाहर निकल रही थी और उसके आगे पीछे उसकी सुरक्षा गार्ड्स ब्लैक एसयूवी गाड़ी का एक पूरा काफिला चल रहा था। रणविजय की गाड़ियों के जाते ही मन्नत के मन में एक अजीब सी बेचैनी और छटपटाहट होने लगी। वह इस कमरे में बंद होकर पागल हो रही थी। डाइनिंग टेबल पर सुबह जो कुछ भी हुआ था उसके बाद वह समझ नहीं पा रही थी कि वह किस दुनिया में जी रही है। एक तरफ उसका स्वाभिमान उसे रणविजय से नफरत करने पर मजबूर कर रहा था और दूसरी तरफ उसकी बीमार माँ सुमित्रा जी की चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। आज सुबह से उसने अपनी माँ की सेहत का कोई हाल नहीं जाना था। रणविजय का वह टैबलेट जिस पर वह अस्पताल के आईसीयू रूम की लाइव फुटेज मन्नत को दिखाता था हमेशा रणविजय की कस्टडी में रहता था। मन्नत के पास अपनी माँ को देखने का कोई और जरिया नहीं था। मन्नत बिस्तर से नीचे उतरी। फर्श का संगमरमर उसके पैरों को छूकर ठंडा एहसास दे रहा था। उसने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसकी नज़र कमरे के कोने में रखी उस विशाल मनो महोगनी लकड़ी की स्टडी टेबल पर पड़ा। वहां रणविजय का एक पर्सनल लैपटॉप और कुछ बेहद जरूरी फाइल्स बिखरी पड़ी थी। रणविजय जल्दबाजी में अपना लैपटॉप पूरी तरह बंद करना भूल गया था। मन्नत के कदम धीरे धीरे उस टेबल की तरफ बढ़ने लगे। उसके दिल की धड़कनें हर कदम के साथ तेज हो रही थी। वह जानती थी कि अगर रणविजय को पता चला कि उसने उसकी इजाज़त के बिना उसके पर्सनल गैजेट्स को छुआ है तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। लेकिन इस वक्त अपनी माँ की सलामती का हाल जानने का जुनून उसके डर पर भारी पड़ गया। वह टेबल के पास पहुंची। उसने कांपते हाथों से लैपटॉप की स्क्रीन को ऊपर उठाया। स्क्रीन चालू थी। मन्नत की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगी। उसने तुरंत उस प्राइवेट सिटी हॉस्पिटल की आधिकारिक वेबसाइट खोली जहां उसकी माँ वेंटिलेटर पर थी। रणविजय के पहले से लॉगिन अकाउंट के जरिए उसने जैसे ही आईसीयू वार्ड का लाइव कैमरा एक्सेस किया, उसकी आंखों का बांध टूट गया। स्क्रीन पर उसकी बूढ़ी कमजोर माँ सुमित्रा जी लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था और शरीर से कई सारी मशीनें जुड़ी हुई थी। डॉक्टरों की एक टीम उनके पैरामीटर्स चेक कर रही थी। भले ही वे बेहोश थी लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। उनकी दिल की धड़कनें स्क्रीन पर सामान्य थी। मन्नत ने अपनी कांपती उंगलियों से स्क्रीन पर अपनी माँ के चेहरे को छुआ। माँ,
मन्नत के होठों से एक सिसकी निकली और एक आंसू लैपटॉप के कीबोर्ड पर जा गिरा। मुझे माफ़ कर देना माँ, मैं बहुत लाचार हूँ। मैं इस सोने के महल से भाग भी नहीं सकती क्योंकि मेरी आज़ादी का मतलब तुम्हारी मौत है। मैं इस जल्लाद के चंगुल में फंसी हूँ, लेकिन तुम्हारी सांसों के लिए मैं अपनी रूह का सौदा भी करने को तैयार हूँ। मन्नत काफ़ी देर तक अपनी माँ को उस स्क्रीन पर देखती रही, लेकिन तभी जब वह वेबसाइट बंद करने वाली थी, उसकी नज़र लैपटॉप के डेस्कटॉप के एक छिपे हुए कोने पर पड़ी। वहाँ एक अत्यधिक सुरक्षित एन्क्रिप्टेड सीक्रेट फ़ोल्डर था जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था एम प्रोजेक्ट। एम यानी मन्नत। मन्नत का माथा ठनका। उसके भीतर की उत्सुकता और डर का ग्राफ अचानक से ऊपर बढ़ गया। उसने झिझकते हुए अपने कांपते माउस के कर्सर को उस फोल्डर पर ले जाकर डबल क्लिक किया। जैसे ही वह फोल्डर खुला, मन्नत के होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। उस फोल्डर के भीतर शेखावत इंडस्ट्रीज का कोई बिजनेस डेटा या कॉर्पोरेट ब्लूप्रिंट नहीं था। उसके भीतर मन्नत मल्होत्रा की पिछले 3 सालों की जिंदगी का एक एक पन्ना खुला था। मन्नत की कॉलेज के पहले दिन की तस्वीरें, उसके लाइब्रेरी की रसीदें, उसके दोस्तों की लिस्ट, वह किस रास्ते से अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेने जाती थी, यहाँ तक कि उसकी हर एक छोटी छोटी गतिविधियों की तस्वीरें और पल पल की जासूसी रिपोर्ट वहाँ मौजूद थी। रणविजय उसे तब से ट्रैक कर रहा था, तब से अपनी जागीर मान चुका था जब मन्नत को यह भनक तक नहीं थी कि इस दुनिया में रणविजय सिंह शेखावत नाम का कोई इंसान वजूद भी रखता है। मन्नत उस स्क्रीन को फटी आंखों से देखती रही। उसका स्वाभिमान और उसका डर एक साथ मिलकर उसकी छाती को भींचने लगी। वह जिसे एक इत्तेफाक समझ रही थी, वह इत्तेफाक नहीं था। वह रणविजय की एक खौफनाक सोची समझी और ठंडे दिमाग से बुनी गई साजिश थी। उसने मन्नत को घेरने के लिए बरसों से जाल बिछाया था और उसकी माँ की बीमारी तो सिर्फ उस जाल को कसने का आखिरी जरिया बनी थी। यह इंसान पागल है, ये पूरी तरह से विपक्षित है। मन्नत ने डर के मारे अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। उसका शरीर थर थर कांप रहा था। तभी कमरे के दरवाजे का भारी लॉक बाहर से खुला। मन्नत ने घबराकर झटके से लैपटॉप की स्क्रीन को नीचे गिरा दिया और टेबल से 2 कदम पीछे हट गई। उसके पैर की पायल की आवाज़ गूंजी। कमरे का दरवाजा खुला और घर की सबसे पुरानी और वफादार केयर टेकर दाइमा हाथ में खाने की आलीशान चांदी की थाली लिए कमरे के भीतर दाखिल हुई। दाइमा को देखते ही मन्नत ने अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर फैला हुआ खौफ और उसकी आंखों के आंसू दाई माँ की अनुभवी नजरों से छिप नहीं सके। दाई माँ ने खाने की थाली को पास ही की मेज पर रखा और मन्नत की हालत देखकर गहरी चिंता में डूब गई। वे धीरे धीरे मन्नत के पास आए और उसके दोनों बर्फीले ठंडे हाथों को अपनी हथेलियों में ले लिया। क्या हुआ छोटी बहू, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या रणविजय बाबा ने फिर से कोई सख्ती की? क्या उन्होंने तुम्हें कुछ कहा? दाई माँ की आवाज़ में मन्नत के लिए एक सच्ची माँ जैसी हमदर्दी थी। मन्नत ने अपनी सूखी हुई जीभ से अपने होठों को छुआ। उसकी आवाज़ जैसे उसके गले में ही घुट गई हो। उसने एक नज़र बंद लैपटॉप की तरफ देखा और फिर दाई माँ के चेहरे की तरफ। दाई माँ, वो इंसान कोई सामान्य पुरुष नहीं है, वो एक राक्षस है। वो मुझे पिछले 3 सालों से एक कैदी की तरह ट्रैक कर रहा था। मेरी हर एक सांस, मेरी हर एक खुशी पर उसका पहरा था। मैं यहाँ घुटकर मर जाऊंगी दाई माँ। उसका यह जुनून मुझे जिंदा निगल जाएगा। मन्नत दाई माँ के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। दाई माँ ने एक ठंडी और भारी सांस ली। उन्होंने मन्नत की पीठ को धीरे धीरे सहलाया, मानो वो उसके भीतर के इस तूफान को शांत करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ बच्ची, रणविजय बाबा का प्यार कोई आम प्यार नहीं है। उनका जुनून बहुत गहरा, डरावना और जानलेवा है। जब वे किसी चीज़ को अपनी जागीर मान लेते हैं तो भगवान भी उसे उनसे छीन नहीं सकता। लेकिन एक बात यह बुढ़िया अपने अनुभव से कहती है, इस आलीशान महल में अगर तुम्हारी जान को, तुम्हारे सम्मान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो वह खुद रणविजय है। वह तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से अपने खुद के खून से भी लड़ सकता है, जैसा आज सुबह तुमने डाइनिंग टेबल पर देखा। तुम थोड़ा खाना खा लो बच्ची, शरीर में ताकत रहेगी तभी तो इस परिस्थिति का सामना कर पाओगी। मन्नत ने भारी मन से अपना सिर हिलाया। उसने दाई माँ के बहुत कहने पर खाने के 2 चारने वाले तोड़े, लेकिन खाना उसके गले से नीचे किसी जहर की तरह उतर रहा था। दाई माँ उसे तसल्ली देकर थाली उठाकर कमरे से बाहर चली गई और दरवाज़ा एक बार फिर बाहर से बंद होकर लॉक हो गया।
मन्नत खिड़की के पास फर्श पर ही अपने घुटनों को छाती से सटा कर बैठ गई और अपनी किस्मत पर खामोश आंसू बहाने लगी। उधर शेखावत इंडस्ट्रीज के कारपोरेट हेड ऑफिस का नज़ारा बिल्कुल अलग था। रात के 8 बज चुके थे, लेकिन पूरी बिल्डिंग में हाई अलर्ट घोषित था। रणविजय के आलीशान कांच के केबिन में इस वक्त एक अलग ही जंग चल रही थी। रणविजय अपनी बड़ी सी लेदर की कुर्सी पर बैठा था। उसके सूट का कोट उतरा हुआ था और उसकी शर्ट की आस्तीन कोहनी तक मुड़ी हुई थी। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और उसके चेहरे का हिंसक पागलपन देखकर केबिन का तापमान जैसे शून्य से नीचे गिर चुका था। उसके सामने आईटी हेड और रुद्र खड़े थे, जिनके माथों से पसीना लगातार टपक रहा था। सर, साइबर अटैक को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। हमारे मुख्य सर्वर का सारा बिजनेस डेटा, फाइल्स और नए प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट्स पूरी तरह सुरक्षित है। हैकर्स हमारे मुख्य फायरवॉल को नहीं तोड़ पाए। आईटी हेड बोलते बोलते अचानक हिचकिचाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। लेकिन क्या? रणविजय की आवाज़ इतनी धीमी और ठंडी थी कि सामने खड़े आईटी हेड की रीढ़ की हड्डी में एक सिरहन दौड़ गई। रणविजय ने अपनी पट्टी बंधी हथेली को टेबल पर पटका, जिससे मेज पर रखी पेन स्टैंड हल्की सी हिली। सर, जिसने यह हैकिंग की कोशिश की थी, उसका मुख्य मकसद हमारी कंपनी का बिजनेस डेटा चुराना था ही नहीं। उसका मुख्य टारगेट आपके पर्सनल क्लाउड का वो एनक्रिप्टेड सीक्रेट फोल्डर था जिसका नाम एम प्रोजेक्ट है। हैकर ने उस फोल्डर की कुछ बहुत कॉन्फिडेंशियल फाइल्स और मन्नत मैम की डिटेल्स को एक्सेस करने की कोशिश की थी। आईटी हेड ने अपना सिर झुकाकर सच उगल दिया। यह सुनते ही रणविजय की आंखों में एक भयानक हिंसक और डरावना पागलपन दौड़ गया। एम प्रोजेक्ट यानी मन्नत। मन्नत का वो सारा डेटा जो रणविजय की सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी सबसे कीमती जागीर और उसकी रूह थी। मन्नत की तस्वीरें, उसकी जिंदगी के राज। कोई और इंसान उसे छूने की, उसकी तरफ आंख उठाने की जुर्रत कैसे कर सकता है? रणविजय की मुट्ठी इतनी बेरहमी से भीज गई कि उसकी हथेली की पट्टी के ऊपर खून का एक छोटा सा धब्बा फिर से उभर आया। किसने किया यह? रणविजय की आवाज में अब वह बिजली सी कड़क थी जो किसी भी साम्राज्य को तबाह करने का दम रखती थी। रुद्र ने तुरंत आगे बढ़कर एक ब्लैक लेदर का लिफाफा टेबल पर रखा। सर, हमारी साइबर सिक्योरिटी टीम ने आईपी एड्रेस को ट्रैक कर लिया है। यह आईपी एड्रेस सिंघानिया ग्रुप्स के एक बेहद गुप्त और अंडरग्राउंड ठिकाने का है। अविनाश सिंघानिया सीधे तौर पर इस हैकिंग के पीछे शामिल है। उसे शायद हमारी शादी की और मन्नत मैम की भनक लग चुकी है और वह इस डेटा का इस्तेमाल आपको कॉरपोरेट मार्केट में ब्लैकमेल करने और घुटनों पर लाने के लिए करने की योजना बना रहा है। रणविजय अपनी कुर्सी से झटके से खड़ा हुआ। उसने अपनी गहरी काली आंखों को झिकोड़ा। उसकी आंखों में इस वक्त जो खौफनाक मंजर था, उसे देखकर रुद्र जैसा सख्त बॉडीगार्ड भी एक कदम पीछे हट गया। अविनाश सिंघानिया। रणविजय के होठों से यह नाम किसी मौत के फरमान की तरह निकला। उसने मेरी जागीर की तरफ देखने की जरूरत की है। उसने उस चीज को छूने की कोशिश की है जो सिर्फ और सिर्फ इस रणविजय की है। उसकी इस गुस्ताखी की सजा सिर्फ और सिर्फ उसकी पूरी सल्तनत की तबाही है। उसे लगता है कि वह मन्नत का इस्तेमाल करके मुझे घुटनों पर ला सकता है। उसे यह नहीं पता कि मन्नत ही मेरी वो कमजोरी है जिसके लिए मैं इस पूरी दुनिया को शमशान बनाने का दम रखता हूँ। रणविजय ने रुद्र की तरफ देखा। उसकी आवाज में कोई रहम नहीं था। रुद्र, सिंघानिया ग्रुप्स के जितने भी शेयर्स इस वक्त मार्केट में तैर रहे हैं, उन्हें अगली सुबह होने से पहले कौड़ियों के दाम पर क्रैश करो। उनके इन्वेस्टर्स को डराओ, उनके प्रोजेक्ट्स को लीगल नोटिस भेजो और अविनाश सिंघानिया जहाँ कहीं भी छुपा हो, उसे आज रात ही मेरे सामने लेकर आओ। आज रात उसे यह समझ आ जाना चाहिए कि रणविजय सिंह शेखावत की रूह पर हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। जी सर, काम हो जाएगा। रुद्र सिर झुकाकर तुरंत कैबिन से बाहर निकल गया। रणविजय अपने कैबिन की उस विशाल फर्श से छत तक ऊंची कांच की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन रणविजय का दिमाग इस वक्त सिर्फ अपने मैंसन में बंद मन्नत के इर्द गिर्द घूम रहा था। उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि मन्नत अब सिर्फ उसकी बंदिश में नहीं थी, बल्कि वह इस कॉर्पोरेट वॉर के बीचों बीच आ चुकी थी। उसके दुश्मन अब मन्नत को मोहरा बनाकर रणविजय को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस विचार ने उसके भीतर के पजेसिवनेस और उसके जुनून को एक नए खौफनाक स्तर पर पहुंचा दिया। उसने तय कर लिया था कि अब से मन्नत पर उसका पहरा और सख्त होगा। वह उसे अपनी नज़रों से, अपने साये से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने देगा। रात के करीब 11 बज चुके थे जब रणविजय का गाड़ियों का काफिला वापस शेखावत मैंसन की तरफ बढ़ा। मैंसन के अंदर चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था।
रणविजय रोल्स रॉयस से उतरा और अपनी घायल हथेली की परवाह किए बिना तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने बेडरूम के पास पहुंचा। उसने जैसे ही दरवाजे को लॉक खोला और कमरे के भीतर दाखिल हुआ, वहां का नजारा देखकर उसके भारी कदम वहीं ठहर गए। मन्नत बिस्तर पर नहीं थी, वह कमरे की उस बड़ी सी कांच की खिड़की के पास फर्श पर ही घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसका मासूम सिर खिड़की के ठंडे शीशे से टिका हुआ था और वह उसी हालत में रोते रोते सो चुकी थी। चांद की ठंडी सफेद रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसके गालों पर सूखे हुए आंसुओं के निशान साफ चमक रहे थे। उसके घुटनों तक लंबे घने काले बाल फर्श पर बिखरे हुए थे, मानो कोई काला आंचल हो। रणविजय का वह सारा गुस्सा, उसका वह कॉर्पोरेट किंग वाला हिंसक रूप मन्नत की शांत, मासूम और बेबस वजूद को देखते ही पल भर में मोम की तरह पिघल गया। वह बेहद धीमे सधे हुए कदमों से, ताकि उसके जूतों की आवाज़ से मन्नत की नींद ना टूटे, उसके पास पहुंचा। वह फर्श पर उसके करीब बैठ गया। उसने अपनी पट्टी बंधी हथेली से बेहद कोमलता से मन्नत के गाल को छुआ और फिर उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। मन्नत के पैर की सोने की पायल की हल्की सी रुनझुन आवाज़ कमरे में गूंजी। नींद के आगोश में होने के बावजूद मन्नत ने रणविजय की उस जानी पहचानी खुशबू, मस्क कॉलोन और सिगरेट के धुएं का हल्का सा मिश्रण को महसूस किया और उसने अनजाने में ही अपना सिर रणविजय के मजबूत कंधों पर टिका दिया। रणविजय को इस वक्त ऐसा लगा मानो उसकी पूरी दुनिया उसकी बाहों में सिमट आई हो। उसकी छाती में एक अजीब सा गहरा और पजेसिव सुकून फैल गया। उसने मन्नत को बिस्तर पर बेहद सावधानी से लिटाया और उसके ऊपर मखमली कंबल ओढ़ा दिया। वह खुद उसके बगल में लेट गया और झटके से उसे खींचकर अपने सीने से पूरी तरह चिपका लिया। मन्नत ने नींद में ही थोड़ा सा छटपटाने और पीछे हटने का विरोध किया, लेकिन रणविजय की पकड़ इतनी पक्की थी कि वह उसके साए से बाहर नहीं निकल सकी। रणविजय ने मन्नत के चेहरे पर बिखरी बालों की लटों को पीछे किया और उसकी बंद आंखों को देखते हुए बेहद धीमी आवाज में बुदबुदाया, तुम मुझसे चाहे जितनी नफरत कर लो मन्नत, लेकिन इस दुनिया का कोई भी दुश्मन तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। अविनाश सिंघानिया ने आज जो गलती की है, उसकी कीमत उसे अपनी पूरी सल्तनत देकर चुकानी होगी। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी सबसे गहरी, सबसे डार्क ऑब्सेशन। मन्नत नींद के गहरे आगोश में थी, अनजान इस बात से कि जो साइबर अटैक आज हुआ था वह उसके आने वाले कल के तूफानों की सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत थी। रणविजय का यह पागलपन उसे किस मोड़ पर ले जाएगा यह कोई नहीं जानता था, लेकिन शेखावत साम्राज्य का यह किंग अब अपनी जागीर की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।